अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री फाइंड करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला गया। बाकी सारी हिस्ट्री हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकें। सिर्फ और ये मैं आप लोग को हिस्ट्री बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकें, उसे लैब में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकती है। हम लोग किसी भी लैब में उसे नहीं बना सकते। तो भाई सबने ये मान लिया हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना सकती है। अब सबने सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने ये मान लिया, लेकिन अब किसी ने भी बताया नहीं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बना सकते हैं, क्यों लैब में हम लोग इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर काफ़ी सालों बाद जो है जे बर्ज़ेलस था, फिर उसने हम लोग को बताया कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ बना सकती है जबकि हम लोग इसे लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसने क्या बोला, तो इसने क्या स्टेटमेंट दी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लेबोरेटरी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किसी भी इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड से प्रिपेयर कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। सही है, क्यों नहीं पॉसिबल, फिर इसने बताया बिकॉज अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन विच कैन ओनली प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल, ऑर्गेनिज्म नहीं लिविंग सेल, ठीक है। तो भाई इसने बताया क्यों, इसने वही ये सब तो बात वही बता दी भाई जो हम दोनों ऊपर पढ़ी हुई थी। फिर इसने बताया ऐसा इसलिए है कि एक वाइटल फोर्स होती है, एक नाम है फोर्स का जिसे हम लोग वाइटल फोर्स कहते हैं, वो ये कंपाउंड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के पास होती है। ये लिविंग सेल जो है वो जो वाइटल फोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, जबकि हम लोग लैब में वो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास लैब में वो वाइटल फोर्स नहीं होती। अब आप लोगों को पता है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो है बोलता है हाँ ठीक है सही करें, हमारे साथ होते हैं, और दूसरे थोड़े अलग सोच वाले होते हैं, भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे भी दो किस्म के ग्रुप आए। एक साइंटिस्ट का वो ग्रुप जो कहता है भाई ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट का वो ग्रुप जो कहता है ये थ्योरी ठीक नहीं है। फिर भाई ये जो ग्रुप था जो कहते थे ये थ्योरी सही नहीं है, तो फिर हमारे पास एक आती है हॉलर। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 1828 को जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने प्रिपेयर कर लिया। ये कैसे हुआ भाई, यहाँ पे तो जो है जे बर्ज़ेलस ने बोला था कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और यहाँ पे जो है इसने और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, जे बर्ज़ेलस और बाकी साइंटिस्ट ने बोला कोई बात नहीं, इतने करोड़ों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से एक बन गया तो भाई क्या हुआ। तो फिर आहिस्ता बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करके हम लोग को दे दिए, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे जो जे बर्ज़ेलस की थ्योरी थी वो बिल्कुल
क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि एक तो चलो ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लोग को बना के दे दिए, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सही है। तो यहाँ पे जो वाइटलाइजेशन की थ्योरी थी वो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गई। अब सवाल ये आता है, क्या कोई वाइटल फोर्स होती है? तो वाइटल फोर्स ना कभी थी ना होती है, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, सही है, डेवलपमेंट हुई हमारे पास, ठीक है, डेवलपमेंट। अब हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन रख ली कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने बोल दिया भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमारे पास एक चीज़ थी, हम लोगों ने नोटिस किया, अब हम लोग भाई कैसे डिफ़ाइन करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो जो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसमें नोटिस किया गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है, मोस्टली होता है। तो हम लोगों ने भाई बोल दिया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास क्या आया, देखो ये हमारे पास होता है NH2CNO, ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ रही है, कार्बन भी आ रही है और हाइड्रोजन भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो भाई बोला था कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आए तो वो क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ पे तो ये इनऑर्गेनिक है। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन दी थी ये वाली, वो कैंसिल हो गई कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें आए वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। उसके बाद ये वाली जो है हमारे पास डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, कि जो है स्टडी ऑफ कार्बन, जिसमें सिर्फ कार्बन आए, मतलब कार्बन लाजमी होना चाहिए, वो आए तो हमारे पास कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास पीछे मैंने पढ़ा कि जिसमें कार्बन आए सिर्फ तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों तो इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन इसमें कार्बन है, ये इनऑर्गेनिक हैं और इसमें कार्बन है, तो फिर ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं हुए? जबकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई यहाँ पे तो कार्बन भी है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कह रहे, इसे क्यों हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं? अब यहाँ पे वापस मसला आ गया भाई, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किस चीज़ को बोलें? हमारे तो भाई डेफिनेशंस जितनी भी दिए जा रहे हैं वो कैंसिल हो जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो है एक्सेप्शन लगती है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगती है, एक्सेप्शन लगती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, साइनाइड्स, ये जितने भी हैं उनको हटा के जितने भी कंपाउंड आए जिसमें कार्बन मौजूद हो तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। अब हमारे पास जो है इसे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक क्यों कहा था भाई, जबकि हमारे पास कार्बन इसमें मौजूद था। तो ये हमारे पास कार्बन तो मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास सारी वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देता था जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं देता, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है एक हमारे पास एक्सेप्शन के साथ वो जो डेफिनेशन थी वो हो गई। फिर हमारे पास हम लोग की जो फाइनल जो डेफिनेशन है वो बनी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक
कंपाउंड हम लोग किसे कहेंगे जिसमें स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन हो और उनके डेरिवेटिव की स्टडी हो। तो भाई हमें पता चल गया सब कुछ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कब ऑर्गेनिक, किसी भी कंपाउंड को हम लोग कब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे और किसी भी कंपाउंड को हम लोग कब इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल कार्बन होता है, यहाँ पे मेटल होता है। यहाँ पे कार्बन होना लाजमी होता है, अगर कार्बन नहीं हुआ तो मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। फिर सेकंड चीज़ है, यहाँ पे हमारे मोस्टली की बात हो रही है, मोस्टली जो है ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड होती है ज़्यादातर सारे मोस्टली की। हम लोग जब भी किसी की बात करते हैं, कहीं पे भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो मोस्टली हम लोग चीज़ें लिखते हैं जो हर किसी में मैक्सिमम मतलब मोस्टली पाई ही जाती है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या पाई जाती है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड। फिर हमारे पास जो होती है ये होती है इनफ्लेमेबल, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये नॉन फ्लेमेबल होगी। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, फ़ौरन से जो है ये जल जाती है, फ़ौरन से क्या हो जाती है, जल जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, वाटर जो है, इसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें वाटर जो है वो इनसॉल्यूबल होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर जो है वो सॉल्यूबल होता है, ठीक है। ये लो डेंसिटी होती है इसकी हाई डेंसिटी होती है। इसकी लो जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जनरली गैस होती हैं और गैसेस होती हैं और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर जो है सॉलिड होते हैं। ये हमारे पास फ्लूइड और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ये हमारे पास हाई और ब्राइटल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो कार्बन तो आ रहा है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो मैच हो गई, लेकिन ये फ़ौरन से नहीं जलती, ये तो जलती ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसकी आ गई, नॉन फ्लेमेबल थी, ठीक है। ये फ़ौरन से नहीं जलती, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है वो सॉल्यूबल होती है, जबकि जो है हमारे पास वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये वाटर में सॉल्यूबल होती है। ऐसी ही बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी सिर्फ ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है इससे मैच हो रहा है, बाकी सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास किससे मैच करती हैं, वो हमारे पास और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं। इसलिए इसे हम लोगों ने एक्सेप्शन में रखा, इसलिए ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसीलिए ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी केमिस्ट्री की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कार्बन यूनिक क्यों है।